सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुभव सर, अनुभव सिंह, जैसा कि आप जानते भी हैं पहले से। एंड टुडे आई एम हियर विद अ डिमांड लेक्चर, अ वीडियो ऑन डिमांड और अ लेक्चर ऑन डिमांड, वट एवर आप उसको जो भी कहना चाहते हो बोल दो, बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1। अब ये जो लेक्चर आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डाउट्स एंड द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन क्लासरूम टीचिंग विच हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। मतलब चैप्टर हम पूरा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद इसका डिमांड लेक्चर, ये वीडियो ऑन डिमांड है एक तरीके से, कि इन जिन 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 सेक्शन में बच्चों को डाउट्स हैं, उन्होंने डाउट्स जो प्लेस अप किए हुए हैं, सो बेसिकली वो सारे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग विथ the first phase of our lecture, which is based on irrationality of a given real number. Irrationality of a given real number actually में कुछ categories में, कुछ types में divided है। इसमें type number 1 is based on a number which is inside a root but single term will be there. Single term will be there मतलब like under root x। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपन किस कैटेगरी में, किस टाइप में कंसिडर करेंगे? टाइप नंबर 1। So for that case we have to show that under root 5 is irrational। ये अपना पहला आज का प्रॉब्लम अपन स्टार्ट करते हैं। So in order to understand that how to prove that under root 5 is irrational, you should be crystal clear and aware about the definition of rational numbers। उसकी डेफिनेशन को मैं एज अ ब्रिजिंग इन कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, एज अ प्री रिक्विजिट ले रहा हूं। तो नॉट कमिंग टू डायरेक्टली इनटू द प्रूफ ऑफ द प्रॉब्लम, पहले आप उसकी डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करें। दैट डेफिनेशन इज व्हाट? Any number which is expressible in the form of p by q, where p and q are integers, very important thing, q is not equal to 0, and the most important point to show that under root 5 is irrational is that the highest common factor of p and q is equal to 1। इसी को थोड़ा सा और अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना चाहो, तो इन दैट टेक्निकल लैंग्वेज इट इज टर्म्ड एज p and q are co-prime। Any pair of number is known as pair of co-prime numbers if their HCF is equal to 1। ये वाला जो पॉइंट है that HCF of p and q is equal to 1, this is the complete responsible source to prove that a given number is irrational, जो कि कैटेगरी नंबर 1 या मतलब रूट एक्स टाइप के प्रॉब्लम्स में जो आ रहा है। Now, before moving into the problem, एक और basic concept, the method is proved by the method, sorry, the problem is proved by the method of contradiction। Contradiction method में क्या करेंगे? जो प्रूव करना है उसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे, and then we will show by logics और mathematical calculation that हमने जो अज्यूम किया है वो क्या है? wrong। So, to start with the problem, the opening statement of the problem will be, let us assume। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का सबसे एक खास पॉइंट यही है कि आपको स्टार्टिंग आपकी कहां से करनी है? लेट अस अज्यूम से। दिस शुड नॉट बी स्किप। लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज नॉट इररेशनल। अब अंडर रूट 5 इज नॉट इररेशनल से ही स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक काउंटर स्टेटमेंट देते हैं कि सर अपन ये भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज रैशनल। एक्चुअली लिख सकते हो, बट मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का टेक्निकलिटी पे अगर आप जाओगे तो ओपनिंग स्टेटमेंट शुड बी दैट फर्स्टली अंडर रूट 5 इज नॉट इररेशनल, सो इट इज रैशनल। अब अपन आगे इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, सो इट इज रैशनल। नाउ थिंक, if under root 5 is a rational number or a rational quantity, then by definition under root 5 can be expressed in the form of p by q। अब वही चीज अपन मैथमेटिकली यहाँ प्रूफ पर भी लिखेंगे। implies that under root 5 can be expressed in the form of p by q, and you have to mention each and everything that p comma q are integers, q is not equal to 0, and highest common factor of p and q is equal to 1। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके अपने को प्रूफ को आगे बढ़ाना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। बिकॉज अगर आप कुछ भी स्किप करते हो देन यू आर लायबल फॉर मार्क्स डिडक्शन इन द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा। तो q कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड बिकम अंडर रूट 5q is equal to p, then we will square both the sides, so on squaring we'll be having under root 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5,
क्यू का स्क्वायर विल बी क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट टाइम में जरा एक दूसरे परसेप्शन से देखो, सोचो उसको। दिस इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखो मैथमेटिकली, यू कैन कोरिलेट इट विद टेबल ऑफ 5। इमेजिन करो, टेबल ऑफ 5 अगर मैं आपके सामने से रख दूं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ये 5 के टेबल में आने वाला एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। Why? Because a number is equal to 5 times a certain integer is nothing but 5 के टेबल का एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आप इमेजिन कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 10 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो उसके लिए, उसके बाद अपन क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ये 5 के टेबल का एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा हुआ है विच अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स टू दैट पी स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा है, तभी तो इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और अगर पी स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा है विच अल्टीमेटली इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यहां तक आई होप क्लियर होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसके बाद बाय थ्योरम, अगर स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन नंबर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट सेम नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम प्राइम नंबर। सोचना और समझना एक मिनट, क्या बोला मैंने? दैट अ स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन नंबर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। सो अगर इसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बाय दैट पर्टिकुलर थ्योरम का स्क्वायर रूट भी 5 से डिवाइड होगा। मतलब अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so this implies P is also divisible by 5. ये logic, same logic we'll be using in the later part of the solution of the problem, is also divisible by 5. आपको यहां तक पहले तो समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आता है तो फिर अपन आगे थ्योरम को, स्टेटमेंट को, जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसके प्रूफ को आगे अपन बढ़ा सकते हैं। दिस इज one of the most important points या one of the most important lines of the proof of the particular proof which we are going through right now. अब after this सोचो, फिर से दूसरे डायरेक्शन सोचो अगेन। इफ p is also divisible by 5, तो उसका मतलब क्या हो गया? p 5 के टेबल में आएगा। कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड होता है, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल सपोज 64, दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो डेफिनेटली 4 के टेबल में आता है, सब जानते ही हो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो देखो 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है। दैट अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स टू दैट इफ p इज डिविजिबल बाय 5, सो p विल आल्सो कम इन द टेबल ऑफ 5। अब अगर p 5 के टेबल में आ रहा है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखो, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ वी कैन राइट p इज इक्वल टू 5 C, बट यहां पर एक एरर होती है बच्चों से, वो आपको नहीं करना है। क्या बच्चा मिस कर जाता है? ये लिखना कि C इज एन इंटीजर, क्योंकि अगर C इंटीजर नहीं हुआ तो इस बात की फिर कोई गारंटी नहीं होगी कि P 5 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट C शुड बी एन इंटीजर। अगर आपने ये मिस आउट कर दिया, देन यू आर लायबल फॉर गिविंग मार्क्स टू द एग्जामिनर, जो भी आपकी नोटबुक कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस क्या करना है? We will do squaring both sides. What we will do squaring both sides. दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? देखो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। सिंप्लाइज, p स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज। 5 का स्क्वायर कर लिया तो कितना आ गया? 25c स्क्वायर। नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। उससे क्या फायदा होगा? देखो, इक्वेशन नंबर 1 में p स्क्वायर कैन बी रिप्लेस और सब्स्टिट्यूटेड बाय 5q स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस p स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू
25c²। ये तो अपना चल ही रहा था एज इट इज। 5 1 जा 5, 5 जा 25। तो नाउ द अल्टीमेट स्टेटमेंट ट्रांसलेशन किस में हो गया? दैट q² इज इक्वल टू 5c²। अब अगेन क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सेंस है? जो यहां किया था वही सेम, मतलब अगेन इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, q² इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय c²। क्या ये 5 के टेबल की एक लाइन दिख रही है? यस। 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विच इज एन इंटीजर अगेन विल गिव एन इंटीजर, मतलब 5 के टेबल की लाइन लिखी है। अगर 5 के टेबल की लाइन लिखी, अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूं? दैट q² is divisible by which number? Divisible by 5. q² is divisible by 5। अगर q² 5 से डिविजिबल है तो q will also be divisible by 5 by the same थ्योरम जो मैंने प्रीवियसली यहां पे लगाया। p वाले केस में जो सेम थ्योरम यूज किया था उसी थ्योरम से ये भी प्रूव हो गया। अब देखो यहां से कहानी में है थोड़ा सा क्या ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? देखो, द स्टेटमेंट इज q is divisible by 5। उसी के जस्ट बाजू में पैरेलली एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बट ऊपर डेफिनेशन में क्या मेंशन किया था अपन लोगों ने? दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q शुड बी इक्वल टू 1। बट अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को साइमल्टेनियसली अपन करेक्ट कंसीडर करें तो द आंसर विल कम आउट टू बी दैट HCF ऑफ p एंड q। हमारे कैलकुलेशन के बेसिस पर, लॉजिक्स के बेसिस पर, मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन के बेसिस पर HCF ऑफ p एंड q कितना आ गया? 5। अगर HCF ऑफ p एंड q 5 आ गया तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। बाय डेफिनेशन बोल रही है कि इनका HCF 1 होना चाहिए, बट हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिक्स ने क्या प्रूव कर दिया कि HCF ऑफ p एंड q कितना आ रहा है? 5। सो आफ्टर दिस यू विल अल्टीमेटली राइट विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, which is a contradiction। अगर एक कॉन्ट्रडिक्शन है तो सही स्टेटमेंट क्या है? तो अपन लिखेंगे सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि जो अज्यूम किया था वही गड़बड़ था, स्टार्टिंग पॉइंट ही गड़बड़ था। सो अजम्पशन इज रॉन्ग। एंड इफ आर अजम्पशन इज रॉन्ग तो फाइनली क्या बचेगा? फाइनली बचेगा दैट √5 इज एन irrational number। irrational number। The proof of this problem completes over here। बिल्कुल इसी तरह √2, √3, √7 एंड सो ऑन सो फोर्थ आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिमांड प्रॉब्लम नंबर 2। डिमांड प्रॉब्लम नंबर 2 को देखो मैंने सेकंड कैटेगरी में कंसीडर किया हुआ है। एंड वो सेकंड कैटेगरी किस टाइप की है? देखो, द सेकंड कैटेगरी इज a प्लस √b। यही मैंने आपको वीडियो के लेक्चर में शायद मेंशन भी किया। कैटेगरीज में डिवाइड करके इरैशनैलिटी को अपन डील करेंगे। ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली इसकी तुलना में छोटे भी होते हैं और इजी भी होते हैं। अब ऐसा क्यों? प्रूफ लिखता हूं तो समझ में आएगा। बट द ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग लाइन रिमेन्स द सेम। क्या ओपनिंग लाइन लिखी थी यहाँ पे? लेट अस अज्यूम, वही सेम यहां पर भी आएगा। टू बिगिन विथ, let us assume that let us assume that 2 plus √5 is not irrational। So if it is not irrational, so it will be या it is rational। ये अपन लोगों ने क्या किया हुआ है? assume। डिक्लेयर नहीं किया है, अज्यूम किया है। डिक्लेरेशन मतलब सही है, अज्यूम करना मतलब सही हो भी सकता है और नहीं भी। अब if it is not irrational and rational, so it is expressible in the form of p by q। तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा दैट 2 plus √3 is expressible in the form of p by q, where p, q are integers, q is not equal to 0, and the highest common factor of p, q is equal to 1, जिसको अपन दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं p and q are co-prime। Either you write this or you write p and q are co-primes, one of the same things, लेकिन मिस आउट नहीं करना है किसी भी पॉइंट को।
क्यू नॉट इक्वल टू 0 को मिस आउट नहीं करना है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इस पॉइंट को मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम में कुछ ज्यादा खास करने को बचा नहीं है, बिकॉज जनरली ये प्रॉब्लम्स आते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। अब 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे देखो इस प्रॉब्लम को देख, ये तो 3 मार्क्स में आता ही है, 3 मार्क्स में तो इतना पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको, कुछ भी इसमें से कट शॉर्ट नहीं कर सकती। बट अगर ये भी 3 मार्क्स का आएगा तो क्या करना है अपने को, ऑलवेज रिमेंबर फॉर कैटेगरी नंबर सेकंड, इनफैक्ट कैटेगरी नंबर थर्ड, आगे भी कुछ कैटेगरीज अपने को मिलेंगी इस टाइप की, तो उन केसेस में अपन अंडर रूट वाले नंबर को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी सब कुछ राइट में ट्रांसफर कर दो। एट दी बॉटम मोस्ट स्टेप यू विल सी दैट एक साइड पर पूरा रैशनल नंबर बन गया है और एक साइड पर पूरा इरेशनल, और वो दोनों आ गए इक्वल। दोनों अगर इक्वल आ गए तो विच क्रिएट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। अभी देखो प्रूफ लिखते हैं आगे तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट, इसका जो रिमेनिंग कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो देखें। ये तो अपन ने डेफिनेशन लगा दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म p by q, p and q are integer, q not equal to 0, h if p and q should be 1 or p and q are co-prime. Next step, we will shift 2 to the right hand side. As we shift 2 to the right hand side, left में हमारे पास क्या बचा, only under root 3 is left, p upon q minus 2, then we'll take the LCM, under root 3 is equal to p minus 2q divided by q. अब इतना लिखने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा उनको दैट p माइनस 2q इज इंटीजर। पहली चीज, q जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो भी इंटीजर है। सर हमें कैसे पता, यहां लिखा है, आप अपन ही लोगों ने लिखा है q इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सर हमें कैसे पता p माइनस 2q इज एन इंटीजर। आप सोचो, p एक इंटीजर था, अब q भी एक इंटीजर था, तो अगर q में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इंटीजर ही तो आएगा। इफ यू मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय 2 देन द आंसर विल आल्सो बी एन इंटीजर। दो इंटीजर्स को माइनस करोगे तो भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हमेशा इट विल बी एन इंटीजर। देयरफॉर p minus 2q is an integer, q is an integer and q is not equal to 0। मतलब राइट हैंड साइड की एंटिटी ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी कैन राइट, we can write that, next time we can write p minus 2q upon q is rational। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट लेफ्ट साइड में कौन लिखा हुआ है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। एंड एक चीज आपको ध्यान रखना है बेटा हमेशा, इफ एक्स इज अ रियल नंबर, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसके अलावा, इससे हटके, इफ एक्स इज अ रियल नंबर तो एक्स या तो इरैशनल होगा या तो रैशनल होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। इफ एक्स इज अ रियल नंबर देन आइदर इट विल बी रैशनल और इट विल बी इरैशनल, बट इट कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है कि ये रैशनल नंबर और ये इरैशनल नंबर इक्वल आ गए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो रैशनल होना चाहिए या तो इरैशनल। सो दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब अपन क्या लिख देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन पर अपन आ गए, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के बाद क्या लिखना होता है, हेंस आर assumption is wrong। और अगर assumption wrong हो गया, फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा, फाइनल स्टेटमेंट यही आएगा जो पर प्रूव करना था, दैट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इरैशनल, क्योंकि आपने अज्यूम किया था कि इट इज नॉट इरैशनल। ये छोटा सा प्रूफ है कंपेरेटिव टू द प्रीवियस वन। देखो प्रीवियस वन काफी लेंदी था, लॉजिक्स भी ज्यादा थे, यहाँ लॉजिक्स कम। Same as you move on to the next category. The next category is of this type, a plus b root c। इस कैटेगरी का प्रॉब्लम दिखता है, बट करने का तरीका इसमें अगेन कैटेगरी नंबर 2 की तरह है, सेम एज इट इज। स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वही अजम्पशन अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम
that 3 plus 4 under root 5 is not irrational, and if not irrational, so it is rational. अगेन अगर रैशनल है तो रैशनल होने का मतलब क्या हुआ? रैशनल होने का मतलब ये हुआ कि इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. चलो आगे लिखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं. इंप्लाइज 3 प्लस 4 अंडर रूट 5 is expressible in the form of p by q, where p, q are integers, q is not equal to 0 and p and q are co-primes, जिसको अपन मैथमेटिकली लिखते हैं HCF of p and q is equal to 1. डेफिनेशन 3 प्रॉब्लम्स में 3 बार लिखवा चुका हूं. आप भी जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतने बार सारे पॉइंट्स लिखेंगे. अगर नहीं लिख रहे हो तो कम से कम उसको रिपीट करो, बट आई वुड सजेस्ट कि लिख लो, ज्यादा बेटर है. लिखने से हैबिट बनी रहती है, रिदम बनी रहती है, जो ब्रेन्स का जो न्यूरॉन करेक्शन है वो आपको बार बार आगाह करता रहेगा कि आपने कुछ छोड़ दिया है, कुछ मिस किया है, अगर आप लिखने की बार बार प्रैक्टिस करोगे. अगेन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट आगे कैरी ऑन करते हैं. तो क्या सिखाया था आप लोग कैटेगरी नंबर 2 में? रूट वाले नंबर को एक साइड रखो, शिफ्ट ऑल द रिमेनिंग टर्म टू द राइट हैंड साइड एंड देन सिंप्लीफाई. तो कैसे करेंगे? फर्स्टली 3 जाएगा, that is we'll be having 4 root 5 is equal to 3 upon q minus 3 implies 4 under root 5 again as it is. पहले एलसीएम ले लेते हैं, p minus 3q divided by q. उतना क्लियर? Then after that we'll shift 4 to the right hand side, implies under root 5 is equal to p minus 3q divided by 4q. अगेन उसी स्टेप पर आ गए अपन कि राइट साइड में रैशनल नंबर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में इरैशनल नंबर दिख रहा है, बट आप मेंशन कर दो सब चीजें, नंबर काटने का मौका मत दो एग्जामिनर. p minus 3q is integer, 4q is an integer and 4q is not equal to 0 as q is not equal to 0. कहां लिखा है? ये लिखा है. डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन कर चुके दैट q is not equal to 0. अब दिस इंप्लाइज नेक्स्ट लाइन में इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? द इंप्लीकेशन विल बी दैट p minus 3q upon 4q is rational. बट ये है किसके इक्वल? अंडर रूट 5 के. अंडर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर. अगेन नेक्स्ट लाइन. अब इससे क्या प्रूव हो गया कि राइट साइड में रैशनल नंबर है, लेफ्ट साइड में इरैशनल है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. हेंस क्या गड़बड़ है? आर assumption, hence our assumption is wrong. तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? सही स्टेटमेंट वही होगा जो इसका नेगेशन होगा. इसका नेगेशन क्या है? ऊपर लिखा हुआ है that 3 plus 4 under root 5 is irrational. इजी प्रूफ, सिंपल प्रूफ, स्कोरिंग है, मार्क्स देके जाता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं. चलो डिमांड प्रॉब्लम नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से देखना. ये दूसरे अभी जो 2 प्रॉब्लम्स किए अपन लोगों ने उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है. इसको मैंने नाम दिया है कैटेगरी नंबर 4. कैटेगरी नंबर 4 में देखो कैसे आपको किस टाइप का नंबर मिलेगा. इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. पहले एक नंबर रूट में दिया है, फिर बीच में प्लस या माइनस लगा करके भी आपको एक दूसरा नंबर रूट में दे सकता है. कमिंग इनटू दिस कैटेगरी, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी अपने सामने? पहले तो मैं प्रूफ लिखना स्टार्ट करता हूं, फिर जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पे पहले पॉइंट आउट करके आपको बताऊंगा कि यार क्या डिफरेंस आ गया, प्रीवियस प्रॉब्लम में और इसमें क्या अंतर है. प्रीवियस अभी अपन ने जो टाइप नंबर कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के जो प्रॉब्लम करे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये अपन लोग फिगर आउट करते हैं. तो ओपनिंग स्टेटमेंट विल बी लेट अस assume
that under root 2 plus under root 3 is not irrational. So it is rational. ओपनिंग स्टेटमेंट तो वही रहेगा जैसे अपन अभी तक करते आ रहे हैं. Then after this we'll carry on with the next part, which is applying the definition. रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पुट अप करते हैं. क्या डेफिनेशन है? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज ऑफ द फॉर्म p by q, where p, q are integers, q is not equal to 0. Highest common factor of p and q is equal to 1. हालांकि अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, इन सब में ना ये वाला पॉइंट उतना यूजफुल नहीं है. वो सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 के लिए यूजफुल है ना. बट अपने को लिखना है बिकॉज मार्क्स कैन बी डिडक्टेड अगर आप उसको नहीं मेंशन करते हो. चलो इन द नेक्स्ट पार्ट अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो यहां से सुनो. प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में व्हाट वी मेंशन्ड कि रूट वाले नंबर को एक साइड कर दोगे तो एक साइड इरैशनल बन जाएगा और एक साइड रैशनल. इस प्रॉब्लम में भी ऐसे ही हुआ, यहां पर भी ऐसे ही हुआ. एक साइड पे इरैशनल नंबर एंड द अदर साइड इज रैशनल नंबर. बट इसमें क्या करोगे? अगर आप रूट 2 को छोड़ के इफ यू ट्रांसफर अंडर रूट 3 देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम. बोथ साइड इरैशनल हो जाएगा. एंड इफ कीपिंग अंडर रूट 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू ट्रांसफर अंडर रूट 2 ऑल्सो देन ऑल्सो इट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो इरैशनल ही बनाएगा ऑन बोथ दी साइड्स. तो इससे बचने के लिए क्या करना होता है? वी स्क्वायर बोथ साइड्स. बोलोगे स्क्वायरिंग से क्या फायदा होगा? स्क्वायरिंग से आप देखो व्हेन वी स्क्वायर बोथ साइड तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो उसमें आइडेंटिटी टर्म आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab टर्म है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ रूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सारे नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? रैशनल में. तो अगेन इस टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन अपन क्रिएट कर पाएंगे कि एक साइड रैशनल बन रहा है और एक साइड इरैशनल. देखो अभी करते हैं तो और क्लियर होगा और वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि हाँ क्या कर रहे हैं. तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फर्स्ट थिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ऑन स्क्वायरिंग विल बी हैविंग अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. पहले तो स्क्वायरिंग कर दिया. अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या बच रहा है, क्या बन रहा है. ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं यहाँ पे. वैसे तो आई एक्सपेक्ट की क्लास 10th के बच्चे को ए प्लस बी होल स्क्वायर आना चाहिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. उसको अप्लाई करते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो वील बी हैविंग अंडर रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. सबको पता है अंडर रूट का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे ये नंबर्स. सो वील बी हैविंग 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 2 6 टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5. 5 चला गया राइट में. क्या बचा? 2 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5. इंप्लाइज एलसीएम 2 रूट 6 को कुछ नहीं करना है. अभी तो सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, कोई भी लॉजिकल पार्ट नहीं चल रहा है. क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर. नाउ व्हाट यू डू, 2 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड. 2 को जैसे ही राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे क्या आ जाएगा? वही कॉन्ट्रडिक्शन स्टैब्लिश करने में अपन लोग सक्सेसफुल हो गए जो अपन लोगों ने अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में की थी. एक साइड पर रैशनल और एक साइड पर इरैशनल. यहां पर भी फटाफट अपन एक्सप्लेन कर देते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर इज इंटीजर, क्यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंटीजर. सो पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज रैशनल. एक साइड पर रैशनल हो गया ये और लेफ्ट साइड पे 2ab वाला टर्म. देखो मैंने बोला था 2ab वाला टर्म ही इरैशनल बचाएगा. तो राइट साइड में बट
अंडर रूट 6 इज इररेशनल। एक साइड पे रैशनल, एक साइड पे इररेशनल, तो बस assumption is wrong, hence our assumption, कौन सा assumption, शॉर्ट में लिख देता हूं, जगह कम पड़ रही है तो √2 प्लस √3 इज नॉट इररेशनल इज रॉन्ग। बेटा अगर ये रॉन्ग हो गया तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गया, दैट √2 प्लस √3 इज रैशनल। ये ऐसे करना है। अब डिमांड नंबर 5 में भी एक प्रॉब्लम लिया, एक्चुअली यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा, तो ये मैं पूरा उतना डिटेल में लिख के नहीं बता रहा हूं, बट ये एक इस टाइप का प्रॉब्लम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। एज फार एज आई रिमेंबर 8 प्लस 4√3 का स्क्वायर, ये वाला प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको इररेशनल दिखाना है। ठीक है, तो इसको इररेशनल दिखाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही जाना है। मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्बली बोल देता हूँ कुछ चीजें। लेट अस अज्यूम दैट the given number is not an irrational number, so it will be rational. So 2 plus 4√3 whole square is of the form p by q. P and q are integers, q is not equal to 0 and HCF of p and q is equal to 1. वो सारी चीजें हो गई। वो सारी चीजें होने के बाद अपने को स्क्वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, जैसा नंबर गिवन हो उसी को सिंप्लीफाई करना है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के लिए। पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर को राइट साइड में लेकर ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो जाएगा 16 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 √3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो ये 48 होने वाला है, 48 प्लस 4 विल बी 52, 52 प्लस 16 √3 इज ऑफ द फॉर्म पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। सब कुछ राइट में भेज दो, सिर्फ √3 को यहां पर छोड़ देना। तो देखो एंड रिजल्ट क्या बचेगा, √3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 52 क्यू स्क्वायर अपॉन 16 क्यू स्क्वायर। मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन कट शॉर्ट कर दी है, आई एक्सपेक्ट कि इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई यहां से यहां तक। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर बचेगा इतना दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, बट लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो कौन है, इररेशनल, विच इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, दैट दिस इज रैशनल, जिसको अपन अज्यूम करने वाले हैं कि विच इज इररेशनल। तो यहां पर आकर के वो सारे डोमेन्स कवर अप होते हैं जिन डोमेन से इररेशनैलिटी का एक क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। तो यहां मैंने प्रॉब्लम्स पहले से लिख करके नहीं रखे, बट हर एक डोमेन को कवर कर लेता हूं जो जो अपने को इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक प्रॉब्लम जरा ये वाला देखो, अभी कितने प्रॉब्लम्स हो गए, प्रॉब्लम नंबर 5 तक हो गया, प्रॉब्लम नंबर 6। एक प्रॉब्लम ये वाला भी आता है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, कौन सा, शो दैट नाइन 8 7 6 5 4 प्लस 6 इज कॉम्पोजिट। एक ये प्रॉब्लम ले लेता हूं, एक इसी के जैसा दिखने वाला एक और प्रॉब्लम लेते हैं, P7। P7 अपन मन से बनाते हैं क्या, इफ x y z distinct integers are distinct इंटीजर, डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो, और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, देन शो एक्स स्क्वायर वाई जेड, जेड क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब एक्स वाई जेड की पावर 4 इज कॉम्पोजिट। पहले ये दो प्रॉब्लम समझते हैं, देखते हैं क्या।
तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया और लॉजिक है। आपको कम से कम प्री रिक्विजिट आपका क्या है, ब्रिजिंग इन क्या है, कि पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर क्या है। तो एनी नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर, जानते हो आप। प्राइम की डेफिनेशन भी पता है आपको, एनी नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। बट अगर दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तीन फैक्टर भी हो गए, तो इट इज इनफ टू शो दैट द गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बट देखो, मैं आपको तीन नहीं, मैं आपको चार फैक्टर्स निकाल के बताता हूं इस प्रॉब्लम के। इसमें देखना पड़ेगा कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। चल, तो फर्स्ट थिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, मेरा कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हो सकता है आपको कोई दूसरा छोटा तरीका पता हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट टेक्निकलिटीज मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे इन चार पांच प्रॉब्लम्स में एक एक पॉइंट, इतनी टेक्निकलिटीज को ध्यान में रख के लिखा हुआ है, आपका एक भी मार्क्स एग्जामिनर जो नोटबुक चेक कर रहा है वो नहीं काट पाएगा। हर एक छोटी छोटी बारीक बातें मैंने लिखी हैं और बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं किया है कि आपका पेपर छूट जाए या स्किप हो जाए। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई ये, पिछले 10 साल से ऐसे ही कराता आ रहा हूं। बच्चों का पेपर नहीं छूट रहा है, दे आर एबल टू कंप्लीट द प्रॉब्लम ऑन टाइम, पेपर ऑन टाइम। चलो एनीवेज, आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं इसको लेट कर लेता हूं एक्स। आपको जो अच्छा अल्फाबेट लगता है वो ले लो। लेट एक्स इज इक्वल टू 9, 8, 7, 6, 5, 4 प्लस 6। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ बच्चे क्या कोशिश करने लगते हैं कि सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 6 ऐड कर लेंगे, फिर उसके फैक्टर्स निकाल के प्रूव कर देंगे कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। बट उतना कैलकुलेशन करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे आसान तरीका क्या है, इन दोनों टर्म्स में से 6 आ रहा है कॉमन। इन दोनों टर्म्स में देखो 6 यहां भी प्रेजेंट है और यहां पर भी 6 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 9, 8, 7, 5, 4 प्लस 1। 6 चला गया तो यहां क्या बचा, कॉमन 1। देखो, जो x है वही तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, गिवन नंबर है, नॉट द रिक्वायर्ड नंबर बट द गिवन नंबर। उसी को तो कॉम्पोजिट प्रूव करना था। देखो कैसे प्रूव हो गया। x के दो फैक्टर्स तो मेरे पास पहले ही से थे, कौन कौन से, एक 1 एंड दूसरा द x इटसेल्फ, एंड ये मेरे को थर्ड फैक्टर मिल गया, थर्ड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर के बाद ये इतना बड़ा नंबर जो लिखा हुआ है, ये मुझे क्या मिल गया, फोर्थ फैक्टर। तो बचा क्या मेरे पास लिखने के लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ यही कि द गिवन नंबर हैज फोर फैक्टर्स, 1, द नंबर इटसेल्फ, 6 एंड ये वाला पार्ट। चार फैक्टर्स हो गए। मैंने तो आपको बोला था कम से कम तीन दिखा दो, मैंने तो चार प्रूव कर दिए। चार प्रूव हो गए तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सेम चीज यहां पर पूछी गई है, जानबूझ के इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, हालांकि कंफ्यूज करने के लिए तो ठीक है, बट इंटीजर यहां लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर फ्रैक्शंस में आ गया नंबर तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट का डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट इंटीजर इसलिए बोल दिया कि सारे इंटीजर्स हैं, तो सिंप्लीफिकेशन जो भी करोगे, अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन, वो अल्टीमेटली क्या देगी, इंटीजर ही देगी। और इंटीजर के ही ऊपर अपन लोग बात करते हैं कि वेदर इट इज प्राइम और कॉम्पोजिट। चलो, इसके सॉल्यूशन में भी वैसे ही करना है। अब यहां मैं x ले ही नहीं सकता क्योंकि x ऑलरेडी इन्वॉल्व है प्रॉब्लम, k ले लो। k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, जेड क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब एक्स वाई जेड टू दी पावर 4। जो जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो। आई थिंक x कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है और एक z कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई जेड। ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है लिख देते हैं फटाफट। यहां पे सिर्फ x बचा, ओवर हियर वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओवर हियर वी आर लेफ्ट विथ z टू दी पावर 3। अब ये जो नंबर बना, इसके तो कितने सारे फैक्टर्स मिल गए देखो, एक फैक्टर 1, एक फैक्टर k, एक फैक्टर x मिल गया, एक फैक्टर y मिल गया, एक फैक्टर z मिल गया और एक फैक्टर ये पूरा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फैक्टर्स अपन लोगों ने काउंट कर लिए। 6 फैक्टर्स अगर काउंट कर लिए मतलब डेफिनेटली नंबर क्या है, प्राइम नहीं है और कॉम्पोजिट है।
नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 8। देखो प्रॉब्लम 8 किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? प्रॉब्लम 8 कुछ इन टाइप के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है कि शो दैट 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विद 0। शो 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विद 0। तो इसको कैसे करना है? इसको करने के लिए सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है? पहले कॉन्सेप्ट आप देख लो। कॉन्सेप्ट आप जरा सोचना, मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। सपोज करो कोई भी एक नंबर एंड हो रहा है जीरो से। एंड हो रहा है जीरो से मतलब यूनिट प्लेस पर कौन आ गया? जीरो आ गया। अच्छा, अगर यूनिट प्लेस पर जीरो आ गया मतलब वो नंबर 10 के टेबल में आएगा। कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। देखो 230 10 के टेबल में डेफिनेटली आएगा। लेट अस टेक 450 10 के टेबल में डेफिनेटली आएगा। नॉट ओनली दीज, कल को मान लो 6 7 4 2 0 0 0 से भी लिख दिया। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। यूनिट के पहले कितने भी जीरो आ जाएं, कितने भी नॉन जीरो से कोई मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस पर अगर जीरो मिल रहा है देन डेफिनेटली अपने को इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये सब 10 के टेबल में आएंगे। अगर 10 के टेबल में आएंगे इसका क्या सेंस है कि 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया फॉर ऑल द नंबर्स विच आर एंडिंग विद जीरो दैट इज देयर यूनिट डिजिट इज जीरो, उसके फैक्टराइजेशन में 2 भी प्रेजेंट होगा और 5 भी। मतलब कुल मिला के 10 प्रेजेंट होगा, 2 भी प्रेजेंट होगा और 5 भी प्रेजेंट होगा। तो अगर 2 और 5 दोनों फैक्टराइजेशन पे मिल गए देन द नंबर विल एंड विद जीरो, अदरवाइज नॉट। 6 टू द पावर n। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं दैट n इज इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए बेटा। अगर ये वो पावर माइनस में चले गई या फ्रैक्शन में आ गई तब तो फिर दूर दूर तक जीरो आपको दिखेगा ही नहीं। अब 2 5 कुछ भी आ जाए। चलो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रूफ क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ करने के बजाय चेक करने को भी आ सकता है। तो 6 टू द पावर n, इसके जब फैक्टर्स बनाओगे तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर n विच इज 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। दिस, इसको फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसा होना चाहिए 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n। तो अब क्या लिखेंगे? द फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। 5 मिसिंग है, एज 5 इज मिसिंग सो द नंबर 6 टू दी पावर n will never end with zero, will never end with zero। इस टाइप से n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। कैसे? देखो फटाफट लिख देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 11। जहां पर 6 लिखा हुआ है वहां पर कोई भी एक ऐसा नंबर लगा दो तो फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एक साथ नहीं आते। मान लो 3 की पावर n लगा दिया और बोल दिया कि n इज अ नेचुरल नंबर या इंटीजर। मान लो मैंने लगा दिया 8 टू दी पावर n, मैंने लगा दिया 11 टू दी पावर n एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबको करने का तरीका यही है, फैक्टर्स बनाओ और बता दो कि फैक्टर में 2 नहीं है, 5 नहीं है या दोनों ही नहीं है। कोई भी एक अगर मिस हो गया तो इट विल नॉट, द नंबर विल नॉट एंड विथ जीरो। एज सिंपल एज दैट। तो दिस वाज बेसिकली द लेक्चर विच वाज डिमांडेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं स्किप कर रहा हूं। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वेरिफिकेशन के लिए आता है। एलसीएम एचसीएफ निकालने को बोल सकता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है कि फिगर आउट करो कब आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, कब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। सिंपल सा एग्जांपल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। इस टाइप के प्रॉब्लम्स, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सिलेबस पे, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई भी डाउट हो इन द कमेंट सेक्शन यू कैन मेंशन योर डाउट्स। तो उन डाउट्स पर बेस्ड मैं फुल फ्लेंज लेक्चर तो नहीं बट कुछ शॉर्ट्स जरूर लेकर के आ सकता हूं फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन
अगला सेशन में लेकर के आऊंगा पॉलिनोमियल्स का। एज सुन एज वी कंप्लीट दैट चैप्टर, डिमांड जो भी प्लेस होती है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो यू कैन प्लेस डिमांड फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।